Hello everyone, I hope all of you are doing well. आज के क्लास में we are going to solve poem based ZAT reading comprehension passages. पहली बात तो सबसे प्रॉब्लम क्या है लाइक इसमें ज्यादातर लोग बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट लग रहा है. प्रॉब्लम इज वी डोंट रीड पोएम्स. एनीथिंग वी डू नॉट रीड वी फाइंड डिफिकल्ट. बट स्टिल नाउ दैट वी हैव वेरी लेस टाइम फॉर द एग्जाम इजंट इट. सो हम कैसे कुछ वर्ड्स पे फोकस करके सारे क्वेश्चंस का आंसर सही निकाल सकते हैं. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज क्लास. पोएम इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स बिकॉज मेटाफोरिकली इनडायरेक्ट बहुत मीनिंग्स होते हैं. सो कैसे हम मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर सही कर सकते हैं वेदर द पोएम इज डिफिकल्ट और इजी टू अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे. इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू कवर लास्ट 3 years ऑल पोएम बेस्ड पैसेजेस. हम सारे पैसेजेस करेंगे. कुछ इजी है कंपेरेटिवली, कुछ हार्ड हैं. बट राइट विल सी कैसे कीवर्ड्स की मदद से हेल्प से हम फोकस करके हम सारे आंसर सही तो निकाल ही सकते हैं. ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट स्टूडेंट्स, ये आपका जैट का वर्बल एबिलिटी का एक वेटेज है. आप देखो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग कंपेरेटिवली मैक्सिमम वेटेज दिया गया है. एंड देन ऑफ कोर्स सेंटेंस रीअरेंजमेंट, दैट इज पैराजम्बल, सेंटेंस कंप्लीशन, ग्रामर, vocabulary, miscellaneous questions बाद में आते हैं. So this poem based passages also are part of reading comprehension, isn't it? You get approximately 3 to 5 questions every year. uh, 2 poems generally is what you get. Now how exactly you need to first of all focus on or approach verbal ability section in exam में आप पहले तो start करो, आप non RC questions कर लो like parajumble, vocabulary, critical reasoning, because they're shorter, they'll take less time. आपके अटेम्प्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे. राइट, फर्स्ट गो में देखो आप वो सारे हार्ड क्वेश्चंस या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस ना करो. देन आफ्टर दैट वंस यू डन विद से लेट्स अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, देन यू कैन गो टू reading comprehension. Reading comprehension of that is quite challenging if you really see. It's सेम एज आई वुड से कैट एग्जाम एंड मेनी अदर एग्जाम्स जिनमें हार्ड आरसीज होते हैं. इसलिए ये आरसी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको अगेन सर्टेन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ही करने हैं. आप उतने टाइम लिमिट में सारे क्वेश्चंस करोगे तो कुछ ना कुछ गलत होगा. सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्कैन थ्रू द क्वेश्चंस, किसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कम ज्यादा है. डायरेक्ट है तो ज्यादा आप पहले वो करोगे. लैंग्वेज ऑफ पैसेज, दैट्स व्हाट यू आर मोर कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल विद. वी सी दैट तो वैसे भी थोड़ा डिफिकल्टी होते हैं लैंग्वेजेस. लैंग्वेज ऑफ द पर सी देखोगे इन्फरेंशियल एंड एप्लीकेशन बेस्ड थोड़ी ज्यादा क्वेश्चंस है तो उसको पहले अवॉइड करो. गो फॉर द आइडिया लाइक फैक्ट बेसिस, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ऑल्सो डू नॉट गेट जस्ट इमोशनली अटैच टू स्पेशली पैसेजेस, राइट, क्योंकि पैसेजेस के अलावा भी बहुत कुछ करने को है. अगर आपको लग रहा है ये बहुत हार्ड लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट लीव इट. जो एक दो क्वेश्चन किए किए, अब ना मूव. इसलिए बेस्ट तरीका तो यही है, एज आई सेड, वोकैबुलरी, पैराजम्बल्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ऑल शॉर्ट क्वेश्चंस यू हैव टू डू फर्स्ट. एंड देन यू शुड गो टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट द एंड. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब आप करोगे तभी पोएम बेस्ड पैसेजेस भी करो. Now, if we talk about poems, कभी short poems आती है, कभी lengthy poems आती है. Short poems है तो you can do it right away. If it is lengthy, you have to keep it up to do it after some time. Yeah, so let's get started, students, with the class, and let's get started with this particular poem. Um, I would say this is comparatively easy, so ये हमारा सही होना ही चाहिए. आप एक बार पढ़ लो poem and then उसके बाद में हम directly question से start करें. क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली? व्हाई नॉट पोएम? बिकॉज दिस पोएम इज कंपेरेटिवली इजी टू अंडरस्टैंड, राइट. तो अगर कैसे किसी को नहीं भी समझ आती है पोएम तो भी ऐसे ही सेट कैसे कीवर्ड्स पे फोकस करके वी कैन रियली गेट ऑल द आंसर्स करेक्ट. दैट इज व्हाट टुडेज सेशन इज ऑल अबाउट. सो या, आई होप यू हैव डन रीडिंग. She lives in a garret up a haunted stair. What is garret? Garret is like upper level of the house or attic, राइट. एटिक, जहाँ पे हॉलीवुड मूवीज में भूत रहते हैं, अगर आपने देखा होगा, राइट. दैट सो समवन हु शी वी डोंट नो इन अ हॉन्टेड, लुक्स लाइक हॉन्टेड, मतलब बहुत ही अंधेरी शायद स्टेयर है, लाइट नहीं, समथिंग लाइक दैट. एंड इवन व्हेन शी इज फ्राइटन देयर इज नोबडी टू केयर, राइट. तो हम बोले कि वो खाना कम बनाती है, अकेले रहती है, कोई लेडी है यहाँ पे. जो पोएट है एक अपनी पड़ोस की एक लेडी के बारे में लिख रहा है हु सीम्स टू बी क्वाइट सैड. ठीक है. द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज, अब ये वुमेन कौन है, राइट. What are the keywords we have? For example, helpless, कि भाई उसको हेल्प चाहिए पर कोई कर नहीं रहा है. नॉट रियली, हमें ऐसी कोई हिंट नहीं मिल रही. हम बोल रहे हैं कि वो बहुत थोड़ा बहुत खाना बनाती है, अकेले इस तरह के एक एटिक में रह रही है. शी इज हंग्री, देयर इज नोबडी टू टेल. शी स्वीप्स अ मस्टी लॉजिंग. व्हाट इज मस्टी लॉजिंग? मस्टी, मस्टी
Sometimes the house gets, if you don't take care, house gets during monsoon if you do not take enough care, है ना, मानसून के मॉइस्चराइजर बारिश की वजह से एक मस्टी स्मेल आना, एक जैसे रॉटन स्मेल, दैट इज दैट, तो लॉजिंग इज हाउस। एज द डॉन स्टील्स नियर, डॉन एज इन जैसे जैसे अंधेरा शाम होने लगती है, एंड इवन व्हेन शी इज क्राइंग देयर इज नो बडी टू हेयर, या फिर अगर वो रो भी रही है तो कोई है नहीं उसके आसपास। आई हैवंट सीन माय नेबर सिंस अ लॉन्ग टाइम एगो, अगर वो डेड भी है तो भी किसी को पता नहीं है। तो इसमें हम इसको ब्रेव तो बोल नहीं सकते, हेल्पलेस भी नहीं बोल सकते, या वो खुद डिसअपॉइंट, सैड, राइट, सैड है, मतलब अकेले रहती है फॉर श्योर, राइट, ये सबसे ये पता कि शी इज अलोन, बिकॉज वी डोंट नो वो थोड़ा सा ही डिनर बनाती है, इफ शी इज हंग्री आई डोंट नो, if she's dead I don't know. So basically author is trying to say कि भाई there's a lady in my neighborhood, लाइक वो अगर फ्राइटेंड है, डर रही है, तो मुझे क्या, मैं तो अपनी पोयम लिखता हूँ, है ना, वो भूखी है तो मुझे क्या, इफ शी इज क्राइंग मैं तो अपनी पोयम लिखा, एंड इवन इफ शी इज डेड देयर इज नो वे टू केयर, राइट। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग पोयम, instead of looking and like checking upon her, he is writing the poem. So yeah, so this is slightly funny if we see practically, but yeah, इसमें से मुझे क्या पता चल रहा है, woman is sad and lonely, ठीक है। द लाइन शी डाइन्स ऑन द स्मेल मीन्स, तो कहाँ लिखा है, इधर लिखा है, इसके ऊपर नीचे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। देयर इज नो बडी टू केयर, मतलब उसके आसपास कोई भी नहीं है। शी कुक सो स्मॉल अ डिनर, शी डाइन्स ऑन द स्मेल, एंड इवन इफ शी इज हंग्री देयर इज नो बडी टू टेल, और कोई अगर वो भूख भी लग रही है तो खाती कम है, ऊपर से अगर भूखी भी है तो भाई किसी को कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। दिस डजंट मीन शी डिसलाइक्स द फूड, या उसका फूड स्टेल है, मतलब पुराना नहीं, वो बनाती है थोड़ा उतना खा लेती है, इसलिए कि रखती है नेक्स्ट डे खाती है, सब कुछ हिंट नहीं मिल रहा है। शी डिसलाइक्स द स्मेल ऑफ अ फूड, अगेन शी इट्स वेरी लिटिल, मतलब बोलते हैं कि भाई यू लिव ऑन द स्मेल, यू डाइन ऑन द स्मेल, आप बहुत ही थोड़ा खाती है, उसका मतलब ही यही होता है, राइट, मेटाफोरिकली दैट। सो इन वर्ड से हम फिगर आउट कर पा रहे हैं। Who is she in the poem? Now, this is a little tricky. A woman who lives in an old age house, old age house होता है old age home, जहाँ पे सारे बूढ़े लोग रहते हैं, बट ये तो अकेले घर पे रह रही है अपने किसी घर में, लाइक इन द नेबरहुड ऑफ दिस पोएट। सो शी इज नॉट इन एनी ओल्ड एज हाउस, राइट। इज शी हंग्री? नहीं, वो अपना जितना खाना थोड़ा बनाती है, एंड दैट्स इट, शी इज नॉट एक्चुअली हंग्री, बट शी इज डेफिनेटली अलोन। इज शी अ मिजरेबल वुमेन? मिजरेबल, दुखी एंड सैड, यस शी इज सैड। अ वुमेन हु लिव्स नेक्स्ट डोर, जो उसके जस्ट पड़ोस में रहती है, राइट, दैट। अब बी और सी में से आप क्या चूज करोगे, आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है इस अबाउट दिस वुमेन? एट ओवरऑल सी देर आर मेनी वुमेन, यहाँ पे शी रेफर्स टू not poets, let's say, like close, some relative or anyone else or any lady in the entire city, but the one miserable sad woman who stays in the neighborhood, राइट। वो तो हम बाद में कि अगर वो रो भी रही है तो भी किसी को पता ही नहीं चलेगा वो भी है, तो यहाँ से मुझे पता चलेगा कि मे बी हर सिचुएशन इज रियली मिजरेबल। बट ओवरऑल पैराग्राफ क्या समझ आ रहा है कि ये वही वुमेन है, बहुत सारी वुमेन रो रही होगी या रेड होगी, पर ये वो वुमेन है जो उसके पड़ोस में रहती है। सो सी विल बी द आंसर। इस तरह के केस में आपको वो देखना है कि ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द लाइंस किस तरह की इंफॉर्मेशन को हिंट कर रही है। The attitude of the speaker is here. So, what do you think? The speaker, the poet who is talking about this woman, is indifferent, that he doesn't care really? Not really. He's saying ki bhai bichari and poor she, if she's dead, there's nobody to know, and if she's crying, there's nobody to hear. She cooks very small a dinner, and she lives in a haunted stair. All these things. So he knows, like, what all problems she's going through. He's not indifferent or uncaring. Now, sympathetic. If I'm sympathetic to you, I'll say, hey, I understand, I know how it feels. If I'm pitiable to someone else, say, oh, poor person, yaar, kitni buri life hai iski, and then you will move on. So here, the author is not really going and checking upon her. He's just saying that her situation is really sorry, she is in a very sorry state, and bichari, more like that. So attitude of the speaker is more like pitiable rather than really understanding how it feels to be in this kind of alone haunted stair, like in a garage and being alone and all these things, isn't it? So more like pitiable, वो बता रहे वो बेचारी की ये situation है, ये हालत है, ठीक है। The purpose of the poem is to tell us that, क्या हमें बताना चाह रहा है? That the speaker's neighbor is hungry, कि उसको भूख लगी है? नहीं। The speaker's neighbor is dead? No. And even if she's, अगर है तो पता नहीं, nobody to know. So it's not like she's really dead, we don't know. The woman was treated badly. See, to treat her badly or in a good way, there should be someone with her, isn't it? कोई उसके साथ है नहीं, she's alone when we read the entire poem.
तो कोई उसको बैडली भी ट्रीट ना ना गुड ना बैड. नो वन केयर्स फॉर लोनली पीपल लाइक फॉर एग्जांपल दिस वुमन. यस, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द एंटायर पोएम. द वुमन कुक्स अ स्मॉल डिनर बिकॉज, थोड़ा सा क्यों बना रही है, राइट, सो स्मॉल अ डिनर, बिकॉज शी डिसलाइक्स फूड, है शी स्टिंजी कंजूस है, शी इज नो फूड टू कुक, उसे खाना ही नहीं है, या शी इज अलोन. अगेन ये मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है, नोबडी टू केयर, देयर इज नोबडी टू टेल, मतलब उसके आसपास कोई रहता ही नहीं. तो इन कीवर्ड से हमने अगेन आंसर फाइंड किया है. ओके, सो दिस वाज एज आई सेड कंपैरेटिवली इज थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होगा. Let's read this one. This is from ZAT 2022. A smile at you because I thought that you were someone else. You smiled back, and there grew between two strangers in a library something that seems like love. But you loved me, if that's the word, because you thought that I was other than I was. And by मतलब धीरे धीरे ये सब जितना भी confusion था, इसके बाद हमें पता चला, oh, we found would be mistaken all the while, and from the first glance, पहली glance से, from the first mistaken smile, हमने एक दूसरे को कुछ और समझा, is what this particular paragraph says. Now let's assume we have understood almost 50% of this poem. अब क्या सवाल है, which of the following cannot be inferred from the poem? अब ये कैसे solve करोगे? We make mistakes in love, yes, right? We have been mistaken. आप इस line से ये figure out कर सकते हो. We fall in love with strangers. Yes, between two strangers in a library, something that seems like the love, right? It started and everything. तो यहाँ से मुझे ये भी समझ आ रहा है कि yes, can happen. Love may start with small acts like glancing, smile. Yes, last line. First glance, इससे start, or maybe that was wrong, mistaken. We misunderstood each other, but that's how it started here. है ना? So 3, 4, 5 all can be inferred from this particular poem. ऑप्शन टू, वी डोंट फॉल इन लव विद अदर्स बट विद आवर सेल्स. लाइक हम खुद के उससे, पता नहीं यार, खुद से बेसिकली यहाँ इधर तो टू पीपल आर फॉलोइंग इन लव विद ईच अदर एंड देन दे रियलाइज इट्स अ मिस्टेक. सो आवर सेल्स का कुछ समझ नहीं आया. द आइडिया ऑफ लव इज डिफरेंट फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व. यस, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज यू थॉट दैट आई वॉज अदर देन आई वॉज, तुमको जो लगा वो कुछ और था, मुझे जो लगा कुछ और था, यू नो ऑल दोस थिंग्स. सो इस लाइन से मुझे पता चला कि आइडिया ऑफ लव कैन बी डिफरेंट फॉर बोथ द पार्टीज. मैं कुछ और सोच के आगे बढ़ रही हूँ, कोई कुछ और सोच के आगे बढ़ रहा है. Two people can have different thought process, like no, we can infer in this line, but we fall in love with ourselves, this is something we cannot infer, isn't it? So 2 is the correct answer. Okay, next poem, everyone, again from ZAT 2022. It hurts to walk on new legs. तो देखो इन कीवर्ड से फोकस करो. द कर्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, द वॉबल ऑफ वॉवल्स, so समथिंग नेगेटिव, उसको भाई बुरा लग रहा है. टू वॉक ऑन न्यू लेग, समथिंग न्यू. एंड यू फॉर whom आई गेव अप अ किंगडम, मतलब इसने अभी बुरा लग रहा है कि उसने किसी चीज के लिए गिव अप किया था, उस चीज ने उसको धोखा दे दिया, या वो अचीव नहीं कर पाया. इट कैन बी अ ड्रीम, इट कैन बी अ पर्सन, वी डोंट नो व्हाट इट इज. कैन नेवर लव दैट थिंग आई वाज. When you look into my past, you see only weeds and scales. Right? Once I had a voice, now I have legs. मतलब पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ. Sometimes I wonder was it, और मुझे अब क्या लगता है, क्या मैंने उस ड्रीम को चेज करके या उस पर्सन को चेज करके सही किया? Was it a fair trade? Right. Okay. So something, few things. It's something negative. Author is hurt here, heartbroken because of something or someone, and now he's a changed person. Once he had something, now he had something, like once he had a voice, now he has legs, and now he wonders, was it a fair trade? Like what all he gave up, right? And like like he's just like reflecting on that. Was it a fair step to take? Which of the following statements best reflects the theme of the poem? So what is overall he's trying to say? Our quest for love is accompanied with pain. Maybe nostalgic recollection undermines materialistic gains कहीं पे भी नहीं है, isn't it? As the future unfolds, our distant past looks, जैसे the past हमारा present लगता है. नहीं, यहाँ तो past को लेके question करे कि क्या मैंने सही किया, मतलब मैंने mistake की है शायद. I gave up everything my kingdom as in for this particular thing or person, maybe that's wrong. So यहाँ पे तो present नहीं लग रहा है. तो ये भी नहीं हो सकता. अ लॉस ऑफ आइडेंटिटी इज इररिपेयरेबल, थोड़ा एक्सट्रीम है बट इसको स्टिल रख लेते हैं बिकॉज ओवरऑल एक नेगेटिव वाइब है इस पर्टिकुलर पोएम में. आर कंसर्न फॉर लॉस इज मोर देन व्हाट वी गेन. तो लॉस पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, फायदे पे ध्यान नहीं देते. अगेन नहीं, ये पूरे लॉस पे ही लग रही है पोएम rather than what he gained and everything, isn't it? So now we are down to option 1 and 4. अब now here the
it focuses on identity of the poet or of a person or quest for love. It looks more like love, like, I gave up, and you for whom I gave up a kingdom can never love anything that I was, right? And then when you look into my past, I was this, and my identity, I'm a changed person now. This is more towards love rather than identity, and that's why you will choose one, right? So I'm deliberately not explaining the poem in detail, because no matter how much we discuss this poem, in exam again you will get a poem which you may or may not understand completely, or even if you understand, you will need time to read it, like, thoroughly and understand. That much time you generally don't have. So how, again, based on keywords, process of elimination, you really can solve most of the questions correctly. What does the author best mean by once I had a voice, now I have legs? Means something has changed, isn't it? पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हूँ. So that means, does that mean he has lost his or her speech? पता नहीं if this refers to speech or not, एक question mark रख लेते हैं. The poet is contemplative of his or her identity. हाँ, कुछ था पहले, I was like this, now तो कुछ identity, कुछ चीजें change हुई है, but not very short, तो इसको भी रख लेते हैं. The poet's action speaks louder than his or her words now. We don't know action speaks louder in this case, right? Not at all. In fact, once I had a voice, now I have legs, right? So something. So overall, ये बता रहे हैं कैसे I change as a person because of this thing or this person I love. Overall poem is about love, but this is more on identity rather than actions for sure. 2 और 3 में तो choose कर, तू ये choose करेंगे. Fourth देख लेते हैं. Still, the poet is indecisive about choosing between the two worlds. Which two worlds? The poet puts less value on the new world. Again, which, see, constant new world. He's just saying, he's just reminiscing that whether I did the right things in the past, whether I took the right step in the past, I gave up everything for this XYZ, and now I'm a changed person, and now I feel that now I was this, earlier I was this, now was it a fair trade? Like, should I have already, like, should I have really done that in the first place? So he's contemplating, isn't it? When he's contemplating, like something has changed. So more like these things, right? Option contemplative of something, of his identity, like something has changed in him. So option B makes the best sense. All right, let's read this poem. Yeah, done. So let's discuss this particular poem for, like, in short, for a minute. Sit, drink your coffee here, your work can wait a while. You're 26 and still have some life ahead. No need for wit, just talk vacuities and I'll reciprocate in kind and laugh at you instead. So basically, your author is trying to say, chill, relax, right? You don't have to be in frenzy, you don't have to be busy or have a sense of urgency all the time. Just sit, drink your coffee or tea, whatever you like here, right? Your work can wait because you're just 26, you're young, you have a long way to go, long life ahead, and you don't even have to smart, like whenever, even when you're sitting, you don't have to talk something or anything smart need to come out of your mouth. Just you can talk anything, whatever you like, and like accordingly I'll respond to you on those lines only. We'll laugh together, laugh at you instead, maybe all those things. The world is too opaque, distressing and profound. So world has a lot of tensions. In simple words, this 20 minutes of rendezvous will make my day. This meeting, like, no, we relaxed meeting where we're just talking rubbish or talking something, doing time pass. This will make my day to sit here in the sun with grackles all around. यहाँ पे grackles किसको बोलते हैं? Grackles are those birds who always just कुछ ना कुछ चहचहाते रहते हैं, आवाज करते हैं ना, आपकी तरफ देखते रहते हैं. He sings, staring with beady eyes and you 2 feet away. आपके पास में ही है. So it's like, for example, when I'm relaxing for half an hour, I'll get some message कि अरे 1 घंटे बाद ये करना है. तो even वो break में मेरे दिमाग में चीज चलती रहेगी. तो so grackles are those distractions, those things which are always there in the back of your mind or just come up when you take a break. But he's saying, let them stare away, let them wait. Like, you don't have to take pressure of those things, right? Which are constantly looking at you and putting pressure on you. Which of the following best captures the essence of the poem? Let's create our meaning in life no matter what. Not really meaning, he's saying just relax. Meaning भी निकालने की जरूरत नहीं, आराम करो. Let's eat, drink and be merry in the lap of nature, शायद. Let's celebrate our existence and not our work, right? Existence को करते हैं. Let's be gibberish and not rational. He's not saying let's not rational about life. Like when you take a break, you need to relax. उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें, like,
टेंशन लेने की, प्रेशर लेने की, दिमाग चलाने की ऑल द टाइम जरूरत नहीं है. जस्ट रिलैक्स फॉर अ व्हाइल फॉर 20 minutes when you're having your coffee or something. He's not saying we have not have to be rational about life at all. Let's enjoy a moment of peace. Yes, he's taking, when you're taking a break, you should be like this. जब break खत्म, then however you like to do it. When in the break, you should not take pressure. You should not really think a lot and just be relaxed, right, in this busy life. So this is definitely most directly matches with the theme of the poem or essence of the poem. What does the poet best convey by mentioning grackles in these lines, with grackles all around, staring with beady eyes and you 2 feet? आप बस थोड़ी सी दूर हो, मतलब अगर आप उठे तो आपका काम, ठीक. तो यहाँ पे grackles किसके लिए? तो grackles love to bask in the sun, ये मुझे नहीं पता है. हम ये इन्फर कि grackles को भी sun में बैठना बहुत पसंद है humans की तरह. A small bird like grackle can give us lots of happiness. Doesn't look like, वो बोल रहा है कि sit in the sun with grackles all around staring, जो आपके घूर के देख रहे हैं आपको, with you 2 feet away, और फिर भी you just sit, don't worry about them. So it doesn't look like they're giving happiness while staring at you, है ना? It doesn't make sense. Grackles love to stare at us, however they maintain 2 feet distance, पर 2 feet distance से stare करते हैं आपको ज्यादा. You are sitting 2 feet away, आसपास कोई ट्री होगा इसलिए शायद वो डिस्टेंस होगा. ओवर विटी डिस्कशन, ग्रैकल्स आर दी प्लेजेंट बर्ड्स की. जब आप कोई डिस्कशन, तो बर्ड्स की तरफ देखने में बड़ा मजा आता है. यहाँ से एक नेगेटिव हिंट ही मिल रही है ग्रैकल्स की. दे स्टेरिंग विद बीडी आईज, मतलब बिल्कुल आप पे ही ध्यान दे रहे हैं और आपके लिए बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है. So it's more like we should not care about grackles or distractions, but us, especially when we are taking that 20-minute break. Yeah. Okay. Next poem, students. It is from ZAT 2020. Some say the world will end in fire. Some say in ice. मतलब fire मतलब एक नफरत में, गुस्से में सब एक दूसरे को मार डालेंगे. Ice मतलब किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. And that's how the world will end. From what I've tasted of desire. What is desire? कि I desire big house. I desire big car. I desire to be this. So desire मतलब कोई चीज चाहना. तो जो मुझे desire से पता चला है, अगर हम डिजायर पे फोकस करें, आई होल्ड दोज हु फेवर फायर, तो मुझे लगता है अगर इस बेसिस पे अगर देखें तो मुझे लगता है फायर की वजह से वर्ल्ड विल एंड. सो ऑथर सपोर्ट्स कि दोनों हो सकता है, अकॉर्डिंग टू ऑथर फायर इज कुड बी द रीजन. बट इफ द वर्ल्ड, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर वर्ल्ड को 2 बार पेरिश होना है तो फिर आइज भी कोई कम नहीं, इनफ, राइट. तो वैसे आई नो इनफ ऑफ हेट, तो हेट तो जो है टू नो, लाइक फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस. सो बिकॉज आइस से भी हो सकता है. तो author is saying if we talk about desire, that when you, everyone wants something or the other, and that desire, the greed never ends, है ना. तो उस हिसाब से सब कंपटीशन बढ़ेगा एंड दैट्स हाउ द वर्ल्ड विल पेरिश. बट अगर और होना है तो आइस भी कम नहीं कि नोबडी केयर्स अबाउट अदर्स एंड देन अपने धीरे धीरे कोई, राइट, नो, वर्ल्ड विल एंड ऑन a cold behavior and like nobody cares about that that note, on those lines. So which of the following statements will the poet agree with the most? So desire overpowers hatred to control humans. कि डिजायर डजंट ओवर पावर हेटेड, हम बोले कि इसकी वजह से लग सकती है आग, हेट की वजह से आइस से भी हो सकता है. ऑल दीज इमोशंस ही इज टॉकिंग अबाउट. ग्रीड कैन डिस्ट्रॉय वंस वर्ल्ड मे बी फ्रॉम दिस लाइन, राइट, डिजायर एंड फायर एंड एवरीथिंग. एम्बिशन इज, एम्बिशन के बारे में कोई बात नहीं है. जेलेसी के बारे में कोई बात नहीं. जेलेसी स्टिल थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि फायर होगा, कॉम्पिटिशन होगा, बट एम्बिशन तो नहीं है. बोथ डिजायर एंड हेट कैन क्रिएट सेल्फ डाउट. इज नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फ डाउट, एक्स्ट्रा वर्ड. Hatred destroys what desire cannot. Again, he's saying hatred से, like people hate each other, nobody cares. कोई सामने आपके दुखी भी, आप उसको help नहीं करोगे. That's how world can come to an end. Or desire, like people are competing with each other, people are so greedy, and that competition can end the world, that fire can end the world. So out of process of elimination, two is what author will agree the most. Which is the most unsuitable title of the poem? Unsuitable, गलत title. तो हम यहाँ पे किन किन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? Love and detest, a tale of the, definitely love and detest, right, huh? Isn't it? So that love and hate. The annihilation, annihilation of end, how world will end. Annihilation का मतलब वो है, तो ये भी हो सकता है. How the world ends, इसी के बारे में बात करें कि मे बी बाय फायर और आइस. डिस्ट्रक्शन बाय फायर एंड आइस, ये तो काफी डायरेक्ट है. अगर टाइटल चूज करने तो मुझे लगता है फोर्थ वुड हैव बीन द बेस्ट. इमोशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, इमोशनल वर्ल्ड का कैसे हमारे इमोशन की वजह से, राइट, हम ये बोल रहे हैं. So again, not exactly this is the right word here. So yeah, right. Compared to, again, comparatively, बाकी तो हम world will end because of fire and ice, ये अपना main है. Right, desire, hate, these could be the reasons. So again, these are subtopics. And emotional destruction of the world, emotional destruction of us.
which can lead to the end of the world. All right. Now, if you see this passage, everyone, this is quite lengthy compared to what we have done so far. So, इस केस में आपको देखना है whether you want to do it right away or come back to it when you do reading comprehension. बाकी के जो passages या poems अभी हमने किए वो आप immediately कर सकते हो और हमने जैसे कहा keywords पे हमको focus करना है. ठीक है. So आप pause कर दो वीडियो को, प्लीज 1 या 2 मिनट में रीड करो and once you're done you can listen to this explanation. How are the words free will, fate and will used in the poem above? First of all, कहाँ लिखा है? चलो ढूंढते हैं. So, a spirit that lives in this world and does not wear the shirt of love, such an existence is in deep disgrace. Right? Be foolish in love because love is all there. There's no way into, right, into the presence through love exchange. But someone asks, what is love? Answer, dissolving the will. True freedom comes to those who have escaped the question of free will and fate. This is our location. मतलब इसको थोड़ा समझ लेते हैं. There's no way into presence except through love exchange. If someone asks what is love, answer dissolving the will. मतलब जो आपकी will नहीं होती, freedom नहीं होती, true freedom have escaped and free will. So that means these are like opposite or these are hindrance to love. ये hindrance है, रोकते हैं, right? When you dissolve the free will, when this thing have escaped, तभी that is love. So these three words are opposites of love or hindrances to love, more like that. ये हो गया. एक बार still बाकी options देख लेते हैं. Free will and will are synonymous while fate is an antonym to both. Free will और जो will ये दोनों बाकी fate antonym है नहीं. तीनों को same तरीके से बोलोगे कि ये तीनों चीजें नहीं होनी चाहिए for you to experience love or love exchange. है ना? These are used as something that corpses called dead bodies possess. Not at all. ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है, at least in this location, these 3 to 4 lines. Free will and will connote self-determination while fate connotes loss of control. Again, self-determination is extra word. These words are used as a hallmark of an intelligent person. कि भाई ये अगर आप में तो आप intelligent हो, ये नहीं है तो फिर then you have love. है ना? Which is not intelligent. This is a little funny interpretation based on this. All we are saying, what is love? And answer is dissolving the will जब आपकी चली जाती है कोई will power नहीं. The true freedom comes to those who have escaped the question of free will and fate. जब ये दो चीजें नहीं है तो then you can basically experience the presence of love exchange or love, isn't it? So these are hindrance to love is what we are saying. Which of the following is the closest interpretation of lovers have some secrets they keep? So ये लिखा है लास्ट में. आप थोड़ा सा ठीक से इसको रीड कर लो. For example, last 4 to 5 lines, right? But this love path has no expectations. You are uneasy riding the body. Dismount, travel light. मतलब सारी चीजें हटाओ. Don't carry the baggage. Travel lighter. Wings will be given. Be clear like mirror holding nothing. Be clear like mirror holding nothing. ऐसे mirror में कुछ भी नहीं है. वैसे आओ. Basically, two people should be transparent to each other is what this line says. Be clean of pictures and the worry that comes with images. कोई image carry करने की जरूरत नहीं कि I am like this, I am like that. Gaze into what is not ashamed of or afraid of any truth. Right? You should be yourself. Contain all human faces in your own without any judgment of them. आपके जो भी different colors हैं, आप गुस्से में कैसे होते हो, colors as in आप normal कैसे होते हो, everything वो एक दूसरे के accept करने चाहिए without any judgment. Be pure emptiness. What is inside of that? You ask, silence is all I can say. And then lovers have some secrets they keep. Some secrets they keep basically is saying, कुछ ठीक है, but basically you have to be transparent with each other. Right? So इस line के basis पे क्या समझ आता है? Let's see. The secrets refers to profound की knowledge होनी चाहिए बहुत ज्यादा आपको. Knowledgeable, intelligent होगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं. It's nothing like that. The secret is not to have any secret. Exactly. That you need to be transparent to ये हम इन lines में से refer कर सकते हैं तो इसको हम रख लेते हैं. The secret refers to freedom from emptiness. अब ये emptiness and freedom from all those things ये तो ऊपर खत्म हो चुका है, राइट? एक ऊपर first 3-4 लाइन से तो ये तो आपको अभी का अभी हटाना. ऑल्सो यहाँ बोले कि be pure emptiness, not free from emptiness. तो ये opposite भी हो गया. So ये is not the right interpretation. The secret refers to being a fine judge of human quality. हम बोले कि without any judgment, you should not judge each other. So again, this is also opposite, isn't it? The secret is about loving someone as much as you love yourself, right? If we see
that there should be no expectation you are uneasy riding the body, and right, this amount travel lighter, wings will be given, be clear like this, and all these things. So isme se again, if you read poem, there's also opposite to the overall theme, love rather the soul which cannot be held, isn't it? So that means you don't have to love someone as much as, like, that yourself, but rather you need to be transparent with others. और वो definitely जो secret की बात है, also this is not related to secret, we'll choose option 2. Yep. So that is it everyone for today's session. Decision making will be continued in next video. So stay tuned for that as well. यहाँ तक ही आज हम करने वाले थे. Thank you so much everyone. I'll see you in a while with the next session wherein we are going to solve some decision making questions and more that verbal questions, verbal reasoning, all those things. Yeah. Have a nice day. Bye bye everyone.